ससुर नहीं आफत पार्ट 3। अमित ने भी वही हरकत की जो कमल ने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ की थी। अपने पति की बातों से नाराज होकर रुक्मिणी भी घर छोड़कर चली गई, क्योंकि अपने साथ हुए गलत व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब घर में राजीव बचा। कुछ ही दिनों के बाद राजीव की शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ हो गई। उर्मिला बहुत ही संस्कारी लड़की थी, लेकिन वो कभी किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। उर्मिला को धीरे धीरे पता चला कि उस घर की दोनों बड़ी बहनों के साथ क्या हुआ था, और उर्मिला ने ठान लिया कि वो इस घर में सब कुछ ठीक करके रहेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अरे उर्मिला बहू, मैं जरा मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ। 1 घंटे में लौट कर आता हूँ। मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखना। जी पापा जी, जैसा आप कहें वैसा ही करूंगी। उर्मिला, मुझे भी ऑफिस निकलना है, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। हाँ हाँ राजीव, क्यों नहीं, मैंने सब लोगों का नाश्ता बना दिया है। कमल और अमित भैया का भी। एक काम करते हैं, सब लोग साथ में ही नाश्ता करते हैं। नहीं उर्मिला, वो पापा को ना अकेले में नाश्ता करने की आदत है। हम सब लोगों के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इस घर में आ गई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करो। अरे लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला? अरे बस ऐसे ही, सब लोग साथ में रहे इसलिए। मैं जानती हूँ पापा जी अकेले में नाश्ता क्यों करते हैं, ताकि बाद में खाने की चीज़ों में मिनमेख निकाल कर अपनी बहू को परेशान कर सके। शादी से पहले रुक्मिणी और सुमित्रा दोनों भाभियों से मिल चुकी हूँ मैं, लेकिन अब इस घर में ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। कुछ देर के बाद सब लोग नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। अरे तुम तीनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? पहले तुम तीनों खाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद नाश्ता करूँगा। नहीं पापा जी, अब से ना इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग साथ में खाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर खाऊंगी। मैं सबका बचा कुछ क्यों खाऊं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। आओ बेटा, तुम भी साथ में बैठो। अरे उर्मिला, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ कमल भैया ठीक कह रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। पापा जी आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या हुआ, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया? कुछ कमी है क्या इसमें? मसाला या कुछ कम हो तो बता दीजिए ना। अरे कैसी बात करती हो? और उर्मिला, इतना टेस्टी नाश्ता बनाया कि कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। क्यों पापा, है ना बहुत अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। बाकी आबे सुमरा में क्या स्वाद है। थैंक यू पापा जी। वैसे मुझे लगता था कि आप खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी नखरे करते होंगे। मेरा मतलब आपको खाने पीने का बहुत शौक है, ऐसा सुना है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस जो बन गया वही चुपचाप खा लेता हूँ। उसके बाद कमल, राजीव और अमित तीनों ही ऑफिस चले जाते हैं। राधे श्याम जी किसी भी तरह अपनी बहू उर्मिला को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे, और इसलिए वो अपने ढेर सारे कपड़े लेकर उर्मिला के पास आते हैं। देखो बहू, ये सारे कपड़े धो देना और अच्छी तरह से धोना। कपड़ों पर जरा सा भी दाग धब्बा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी पापा, पर आप अब मुझे ये कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं, सुबह देने चाहिए थे ना। मैं सुबह के वक्त वॉशिंग मशीन लगाकर सब धो देती। अरे तो अभी कौन सा काम है, अभी भी तो धो सकती हो ना कपड़े। बिल्कुल पापा जी, एकदम ठीक कहा। अभी मशीन लगाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ और शाम तक आयरन करके बिल्कुल तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, बच्चों के ऑफिस से आने से पहले ये काम निपटा देना। बाद में उनके साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा कि तुमने कपड़े ढंग से धोए या नहीं धोए। पापा जी, आपको ना ससुर नहीं सास होना चाहिए था। बहुओं को बहुत तंग किया है ना आपने, अब मैं बताऊंगी आपको। शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से लौट कर आ जाते हैं, उर्मिला उसी वक्त अपने ससुर के कपड़े लेकर उनके पास पहुंचती है। अरे उर्मिला, इतने सारे कपड़े, तुम ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों घूम रही हो? ऐसा लग रहा है पापा के सारे कपड़े एक ही दिन में धो दिए तुमने। अरे उर्मिला, एक एक करके भी तो कपड़े धो सकती थी। वो क्या है ना, पापा जी सुबह मेरे पास आए, कहने लगे कि सारे कपड़े उन्हें अर्जेंटली चाहिए, बस इसलिए पूरा दिन लगाकर बड़ी मेहनत से धोकर सुखाकर आयरन करके लाई हूँ। पापा जी चेक कर लीजिए ना, कहीं कुछ गंदा तो नहीं रह गया। उर्मिला, तुम कैसी बात कर रही हो? भला घर में कोई किसी के कपड़े चेक करके देखता है क्या? और अगर कुछ रह भी गया होगा तो ठीक है ना। आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी पापा जी से पूछना तो पड़ेगा ना, अगर उनको पसंद नहीं आया तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
लाओ बहू, कपड़े तो बहुत अच्छे धुले हैं, तुम जाकर मेरी अलमारी में रख दो। बहुत अच्छा काम करती हो तुम, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। सब लोगों के अपने अपने कमरे में जाने के बाद राधे श्याम अकेले में बैठकर अपनी बहू उर्मिला को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। ये उर्मिला सुमित्रा और रुक्मिणी की तरह नहीं है, बहुत चालाक लड़की है। जब भी कोई काम करती है जानबूझकर मेरे बेटों के सामने करती है, ताकि मेरे बेटों को मेरी सच्चाई ना पता चले। कल जाने दो इन तीनों को ऑफिस। जो काम मैं रुक्मिणी के साथ नहीं कर पाया वो अब इसके साथ करूँगा, और फिर देखता हूँ ये किसी के सामने कैसे अपनी ज़बान खोलती है। अगले दिन सब लोगों के ऑफिस जाने के बाद उर्मिला बहू, ज़रा मेरे कमरे में आना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी थोड़ी मदद तो कर दो। लगता है पापा जी का ठरकीपन जाग रहा है लेकिन मैं इतनी आसानी से उनकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं ना। अभी इनके कमरे में जाती हूँ और बताती हूँ। उर्मिला अपने ससुर के कमरे में आती है। क्या हुआ पापा जी, आप मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? अरे बेटा ज़रा यहाँ आओ, मेरे पैरों पर ना तेल लगा दो, बड़े ज़ोर से दर्द हो रहा था। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए। ज़रा ये तो बताइए तेल कहाँ रखा है आपने? अब वो वहाँ बेड के सामने जो अलमारी है ना बेटा, वहीं पर रखा हुआ है। वहाँ से निकाल कर इधर मेरे पास आकर बैठो और पैरों पर तेल लगा दो। तेल निकालने के बहाने उर्मिला चुपचाप अलमारी के खाने में अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है और इस बात की खबर राधे श्याम को नहीं लगती। जैसे ही उर्मिला राधे श्याम के पैरों पर तेल लगाने के लिए बैठती है, राधे श्याम के अंदर का ठरकीपन जागने लगता है। वैसे एक बात कहूँ उर्मिला, तुम ना रुक्मिणी और सुमित्रा से कहीं ज़्यादा सुंदर हो, और इस काली साड़ी में तो कमाल की सुंदर लग रही हो। थैंक यू पापा जी, इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ज़रा ठीक से लगाओ ना। तुम्हारा हाथ ज़रा मुझे पकड़ने दो ना, तुम्हारे हाथों की कोमलता महसूस करना चाहता हूँ मैं। आप किस तरह की बात कर रहे पापा जी? मैं आपकी बहू हूँ और इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी सास तो मुझे जवानी में ही छोड़कर मर गई, अब किसी से तो अपना मन लगाऊंगा ना मैं। लेकिन पापा जी, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, मैं जाकर उन्हें आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो। और आपने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा है ना, ये सब भी मैं आपके तीनों बेटों को बताऊंगी। जाओ जाओ जाओ, जिसे जो बताना है बताओ, और तुम्हारे बताने से क्या होगा, सुमित्रा रुक्मिणी की तरह मेरे बेटे तुम्हें भी घर से आउट कर देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा पापा जी, कौन किसे घर से बाहर निकालेगा। उर्मिला अपना मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। शाम को जब राजीव ऑफिस से लौट कर आता है तो उर्मिला राजीव, कमल और अमित तीनों के सामने राधे श्याम से कहती है, मैं आप तीनों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये तुम क्या कह रही हो? लगता है रुक्मिणी की तरह तुम्हें भी आदत लग गई है, उसने भी मेरे पापा पर ऐसा ही गलत इल्जाम लगाया था। देखो उर्मिला, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। पापा तुम्हारे ससुर जी हैं, उन पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। मैं जानती थी मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और मुझे भी घर की दोनों बड़ी बहुओं की तरह शायद घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास पूरा इंतजाम है, सबूत है। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना कहकर उर्मिला ने अपने मोबाइल में बनी हुई रिकॉर्डिंग तीनों बेटों को दिखा दी। ये क्या पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को इस घर से बाहर निकाल दिया। पापा, उर्मिला इस घर की सबसे छोटी बहू है, आपकी बेटी की उम्र की है, और आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं। इन सब का एक ही इलाज है, आज के बाद पापा जी इस घर में नहीं रहेंगे और घर की दोनों बहुओं को पूरी इज्जत के साथ घर में वापस लाया जाएगा। इस घटना के बाद कमल, अमित और राजीव ने राधे श्याम को घर से बाहर निकाल दिया और सुमित्रा और रुक्मिणी को इज्जत के साथ घर वापस लेकर आ गए और उनका घर फिर से खुशहाल परिवार में बदल गया।